Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट के लिए क्लासेस चल रही हैं, तो इसमें हम यहाँ पे सीटेट के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हीं में से मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ, तो आप इनको अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे हम हिंदी पेडागोजी को देखते हैं किस तरीके के आपके क्वेश्चंस बनते हैं हिंदी पेडागोजी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैंने आपको यहाँ पे सीटेट के जो ऑनलाइन आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको करा दिया है, तो आप इनको देख लेना। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के मैंने करा दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है। शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है? तो जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं, जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं, वह आपकी शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा होती है। ऑप्शन 2 आता है कि जिसमें अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है, यानी कि पूरा उत्तरदायित्व शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा का अध्यापक पर होता है। ऑप्शन 3 आता है कि जिसमें विद्यार्थी की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है और अधिकांश विद्यार्थियों की अनदेखी की जाती है। ऑप्शन 4 आता है कि जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बताना है आपको कि शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है, तो वह आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को शामिल किया जाता है। तो यही आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है, आपको बताना है कि भाषा शिक्षा में समावेशन से क्या आशय है। तो भाषा शिक्षा में समावेशन से क्या आशय हो जाता है? तो ऑप्शन 1 आता है कि इसमें शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए अध्यापक व्यवहारिक युक्तियों को अपनाते हैं। ऑप्शन 2 आता है कि इसमें विद्यालयी शिक्षा के सभी घटक शामिल हैं, जैसे कि बुनियादी संरचना, आर्थिक संसाधन, विद्यालय समुदाय का सृजन। ऑप्शन 3 आता है कि इसमें पारंपरिक कक्षा में नवीन तकनीकी से जुड़ी हुई विधियों का प्रयोग में लाना शामिल है। ऑप्शन 4 आता है इसमें सामाजिक और अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए भाषा शिक्षण का रूपांतरित दृष्टिकोण शामिल है। तो भाषा शिक्षा में समावेशन से आशय आपको बताना है कि जो समावेशन होता है इससे क्या आशय हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाता है कि इसमें सामाजिक और अंतःक्रिया दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए भाषा शिक्षण का रूपांतरित दृष्टिकोण शामिल हो जाता है। यही आपका समावेशन कहलाता है। यहाँ पे मैं और ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के लिए अध्यापक व्यवहारिक युक्तियों को अपनाते हैं, तो यह बात गलत हो जाती है। ऑप्शन 2 में देखते हैं कि इसमें विद्यालयी कक्षा के सभी घटक शामिल हैं, जैसे कि बुनियादी संरचना, आर्थिक संसाधन, विद्यालय समुदाय का सृजन। तो यह बात भी आपकी गलत हो जाती है। यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें पारंपरिक कक्षा का नवीन तकनीकी से जुड़ी हुई विधियों को शामिल करना है। तो पारंपरिक कक्षा की बात की गई है, तो यह बात भी गलत हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है, आपको बताना है कि भाषा अध्यापक शिक्षा में विमर्श, चिंतन, मनन से क्या तात्पर्य है। भाषा अध्यापक शिक्षा में विमर्श, चिंतन, मनन से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन 1 आता है कि सचेत प्रायोगिक रूप से सिद्ध विचार है। ऑप्शन 2 आता है मूल्यांकन और समस्या समाधान वे पहलू जो नवीन अंतःदृष्टि तथा समझ प्रदान करते हैं। ऑप्शन 3 आता है इसमें सामान्य संज्ञानात्मक योग्यताएं, कंठस्थीकरण और दोहराव आधारित अभ्यास शामिल है। ऑप्शन 4 आता है
कि इस तरह की समझ है कि दिन प्रतिदिन के निर्णय किस तरह से क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको बताना है कि भाषा अध्यापक शिक्षा में विमर्श, चिंतन, मनन से क्या तात्पर्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2। यह मूल्यांकन और समस्या समाधान के वे पहलू जो नवीन अंतःक्रिया तथा समझ प्रदान करते हैं, यही आपका सही आंसर हो जाता है। क्या करते हैं? यह नवीन अंतःक्रिया और हमें समझ प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सचेत प्रायोगिक रूप से सिद्ध करना विचार, यह बात गलत होती है। कंठस्थीकरण आ गया, बिल्कुल बात गलत है। दोहराव नहीं करना, अभ्यास दोहराव पर आधारित अभ्यास नहीं कराना, बच्चे दोहरा कर चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो यह चीज़ भी आपकी गलत हो जाती है। ऑप्शन 4 में दे रखा है कि इस तरह की समझ है कि दिन प्रतिदिन के निर्णय किस तरह के क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं, तो यह बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाती है। सबसे बेस्ट आंसर आपको देखना है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, यहाँ पे बताना है कि शोएब ने भूतकाल की अवधारणा समझाने के लिए एक पाठ्य का प्रयोग किया। उसने उदाहरण दिए और विद्यार्थियों को क्या समझाए? नियम समझाए और नियमों का अभ्यास कराया। फिर भी विद्यार्थी अच्छी तरह से अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, तो शोएब के लिए नीचे दिए गए सुझावों में से गलत सुझाव को चिन्हित करें। आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि यह कहना क्या चाह रहा है, और फिर आपको उसी तरीके से आंसर को ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दोबारा से आप पढ़िए। तो शोएब ने भूतकाल की अवधारणा समझाने के लिए एक पाठ्य का प्रयोग किया। उसने उदाहरण दिए, विद्यार्थियों को नियम समझाए और नियमों का अभ्यास भी कराया, और फिर भी विद्यार्थी अच्छी तरह से अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, तो शोएब के लिए नीचे दिए गए सुझावों में से गलत सुझाव को चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि विद्यार्थियों को अच्छी तरह से संप्रेषित करें और उन्हें अक्सर अभ्यास करने के लिए अवसर दें। ऑप्शन 2 आता है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते रहें और उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए समझाते रहें। ऑप्शन 3 आता है कि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं और शिक्षार्थी को बार बार सुनने के लिए कहें। ऑप्शन 4 आता है कि व्याकरण सिखाने के लिए सामूहिक रूप से ड्रिल कराएं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपको बताना है, सबसे बेस्ट आंसर देखना है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 कि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं बच्चे को और शिक्षार्थी को बार बार सुनने के लिए कहें। यह बात आपकी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। आपसे क्या पूछा था यहाँ पे? क्वेश्चन को आपने ढंग से पढ़ा है कि शोएब के लिए नीचे दिए गए सुझावों में से गलत सुझाव को चिन्हित करना है। तो बच्चे को हमें बार बार रिकॉर्डिंग को नहीं सुनाना है, यही चीज़ आपकी गलत हो जाती है। यहाँ पे बच्चे को ड्रिल अभ्यास कराएंगे तो यह बात बिल्कुल पॉजिटिव होती है, और बच्चे का ध्यान रखेंगे, बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे और अच्छी तरह से संप्रेषित अक्सर अभ्यास करने के लिए अवसर देंगे। बिल्कुल बात सही है। तो गलत पूछा है, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों के संदर्भ में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पठन पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों के संदर्भ में सही नहीं है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण के पाठ व्याकरण के बिंदुओं के सभी प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मदद करते हैं। ऑप्शन 2 आता है कि पाठ्य सामग्री आधारित पाठ निर्देशित खोजबीन उपागम का अनुसरण करते हैं, जिसमें विद्यार्थी स्वयं भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
ऑप्शन 3 आता है कि पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों की योजना बनाते समय अध्यापकों को स्वयं अपनी ओर से भी सामग्री सृजित करनी चाहिए। ऑप्शन 4 आता है कि इन पाठों में सुव्यक्त व्याकरण शिक्षण होता है और शिक्षार्थियों के नियमों का वर्णन भी शामिल होता है। यह बात आपको बतानी है कि कौन सा कथन है वह पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों के संदर्भ में सही नहीं है। तो संदर्भ में सही नहीं है तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि इन पाठों में सुव्यक्त व्याकरण शिक्षण होता है और शिक्षार्थियों के लिए नियमों का वर्णन भी यहाँ पे शामिल होता है। यह चीज़ आपकी क्या है, सही नहीं है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना। ऑप्शन 2 आता है कि बोधगम्य निवेश। ऑप्शन 3 आता है कि मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण। ऑप्शन 4 आता है सकारात्मक पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपको बताना है कि कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही आंसर हो जाता है, जो आपकी मस्तिष्क क्षति और नियंत्रण है, यह भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। बाकी आपकी भाषा शिक्षा की अवधारणाएं हो जाती हैं, इसलिए आपकी यह सभी गलत हो जाती हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है, यह बात आपको बतानी है। ऑप्शन 1 आता है कि विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। ऑप्शन 2 आता है आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यार्थी के प्राथमिक चरण में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा हो। ऑप्शन 3 आता है कि सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में ही होना चाहिए। ऑप्शन 4 आता है कि बच्चों को अपनी रुचि के लिए अनेक भाषाएं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको आंसर बताना है कि जो NEP 2020 है यह क्या कहती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है कि विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। यहाँ तक बात क्लियर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी, आप इस चीज़ को इग्नोर करना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि अंततः इसके साथ इसके अलावा यह किसके उदाहरण हैं। अंततः इसके साथ इसके अलावा यह किसके उदाहरण हैं। तो यह आपके योजक उपकरण के हैं, संबद्धता के हैं, शब्द संपदा के हैं या व्याकरण के क्षेत्र के हैं। तो अंततः इसके साथ इसके अलावा यह किसके उदाहरण हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1, यह आपके योजक उपकरण होते हैं। क्या होते हैं। तो यह आपके योजक उपकरण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है। तो यह प्रश्न किसके लिए है। क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है, यह प्रश्न किसके लिए है। तो यह आपका तथ्यात्मक पठन के लिए है। ऑप्शन 2 आता है कि निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए हैं। ऑप्शन 3 आता है कि सूचना दर्शाने के लिए है। ऑप्शन 4 आता है कि शब्द संपदा की जांच के लिए है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताना है कि क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है, यह कथन किसके लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, यह निष्कर्ष निकालने के लिए होता है कि निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए होता है कि क्या हम जानते हैं कि वास्तव में जो क्रिया हो रही है वह कहाँ पे हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे
सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण हो जाता है। तो यह आपकी वार्षिक परीक्षा होती है, मध्य सत्रांत परीक्षा होती है, पोर्टफोलियो होता है, या फिर सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य होते हैं। तो अधिगम के लिए आकलन के बारे में बताना है, इसका कौन सा उदाहरण हो जाता है। तो अधिगम के लिए आकलन आपका क्या कहलाता है। तो यह आपका सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य हो जाते हैं। सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं अधिगम के लिए आकलन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। यह आपकी हिंदी पेडागोजी थी और मैं आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है और आपके कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं उन सभी को यहाँ पे करा रही हूँ, जो कि आपके मैंने आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके ऑनलाइन परीक्षा में आई हुए थे उनको करा दिया है। तो आप उनको एक बार ज़रूर देखना, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी तो वहाँ पे आप उनको आज से देख सकते हैं। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको यहाँ पे सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पे मिल रहे हैं यूपी टेट के और आपके सी टेट के भी, तो आप इनको अच्छे से समझिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।